सुप्रभात बच्चों। हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत का भौतिक स्वरूप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा, जिसका कुछ भाग अभी हम लोग पढ़ेंगे। आगे प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो खादर और बांगर के बारे में हम पहले भी हम लोग इसके चर्चा किए हैं उत्तरी मैदान में, तो इसको तो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब है हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय द्वीप क्या होता है और प्रायद्वीपीय द्वीप क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार द्वीप का अर्थ ये होता है कि ऐसी भूमि जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप का अर्थ होता है ऐसी भूमि जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का दक्षिणतम भाग जो प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जिसको हम लोग जान रहे हैं, उसके 3 भाग जो हैं वो समुद्र से घिरे हुए हैं। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तरफ हिंद महासागर है, जिसके कारण इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो एक ऐसा स्थल है जिसकी आकृति मेज के जैसी होती है। मेज तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो हाइट में ऊंचा तो है, पहाड़ की तरह तो है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जो होता है वो समतल होता है। तो इस तरह के भूभाग को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, पठार कहा जाता है इसको। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे बना है, तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण बना है, और यही कारण है कि ये उत्तरी मैदान या हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े, तो उससे ये सबसे प्राचीनतम भाग है, प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। पहले इतने को हम लोग समझते हैं कि पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार ये सबसे प्राचीनतम भाग है, और इस पठार में चौड़ी तथा छिछली, चौड़ी मतलब इसका ऊपरी भाग जो है वो चौड़ा है और ढलाऊ है, ढाल है, इसमें छिछली है, घाटियाँ पाई जाती है और गोल आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा
दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग मानचित्र में अच्छे से समझेंगे। अब देखिए क्या बता रहा है कि दक्कन के पठार का 2 भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। पठार के 2 भाग हो गए। तो दक्कन का पठार मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है जिसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये मध्य उच्च भूमि हो गया। उसके बाद विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से यह भूमि है घिरी हुई है। कौन घिरा है? तो ये जो पठार के मुख्य 2 भाग हैं उसके विषय में जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि कहाँ से है? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। पेज 4 के मानचित्र को निकाल के देखिएगा तो सब समझ में आएगा। ऐसे लास्ट में हम सब मानचित्र में आप लोग को बताएंगे। अब दूसरा है विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। अब देखिए दक्षिण में मध्य उच्च भूमि जो है उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम जिधर गुजरात है, जिधर राजस्थान है उसके बारे में बता रहा है कि अरावली पर्वत जो राजस्थान, गुजरात से राजस्थान तक फैला है, आगे दिल्ली तक भी इसका निचला हिस्सा है, तो वहाँ तक ये फैला है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जा रहा है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। कौन कौन नदियाँ? तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये तीनों नदी कैसे बहती है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, नीचे दक्षिण पश्चिम अरब सागर के तरफ, इस प्रकार से उधर से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ ये बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है। देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि इस प्रकार इस क्षेत्र को ढाल को दर्शाता है जो नदी बह रही है। कौन कौन? केन नदी, सिंध नदी और बेतवा नदी, तो ढाल वाला दर्शाया। उसके बाद मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है, पश्चिम के तरफ यानी अरब सागर के तरफ ये चौड़ी है, और लेकिन पूर्व में ये पतली है, संकीर्ण है। पूर्व किधर? बंगाल की खाड़ी के तरफ। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व के क्षेत्र हैं इसके, इस पठार के, उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। और यही क्षेत्र जो है आगे दामोदर नदी के द्वारा आगे बढ़कर ये छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में स्थित है वहाँ ये दिखाई देता है। ये छोटा नागपुर का जो पठार है खनिज संसाधनों से भरा पूरा है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का
भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय तथा कार्गो एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि दक्कन का जो पठार क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठार जो है वो त्रिभुज के आकार की आकृति है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के ये दक्षिण में नीचे स्थित, और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला जो है इसके पूर्व में है। पूर्व यानी बंगाल की खाड़ी के तरफ, दक्षिण यानी नीचे, और उत्तर इसके यानी ऊपर के तरफ चौड़े हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। कहाँ है ये देखना है। जब हम लोग पेज 4 के मानचित्र में प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, मानचित्र में देखेंगे, तो हम लोग इन सभी पहाड़ियों को उसमें देखेंगे। दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा है, पश्चिम के तरफ जो पश्चिमी घाट का भाग है वो ऊंचा है, लेकिन पूर्व के तरफ जो है वो डाउन है, उससे कम ऊंचा है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। तो ये पठारी जो क्षेत्र है बीच में थोड़ा सा वो भ्रंश से कटा है। नदियों के ढाल के जो नदियां आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो उसके कारण ये बीच में कट के समतल भाग थोड़ा सा हो गया है। लेकिन यही पठार का जो भाग एक भाग चला गया है मेघालय में, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय तथा कार्गो एंगलम के पठार के नाम से जाना जाता है। और इसकी मुख्य 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी। इधर भी कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं, क्योंकि ये पठार का भाग है, तो पूर्व में भी ये पठार देखे गए हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट जो है वो 900 से 1600 मीटर है, ऊंचे हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। तो चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है और पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है वो नीचा है, उससे डाउन है। क्योंकि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा होने के कारण उधर से निकलने वाली जितनी नदियां हैं वो सब पूर्वी घाट डाउन है, इसके कारण सारी नदियां निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पश्चिमी घाट ऊंचा होने के कारण इधर से नहीं ऊंचाई को पार कर पाती है। और पश्चिमी घाट जो है वो सतत है, लगातार है, लेकिन पूर्वी घाट जो है वो टूटा फूटा है। मतलब बीच में बहुत से गैप हैं, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं दर्रे, इस तरह से वो
इस तरह के हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट जो है वो लगातार है, सतत है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है और पूर्वी घाट में 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले श्रेणी पर्वत ऊंचाई वाले पठार हैं, जबकि पश्चिमी घाट में 900 से 16 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है और पश्चिमी घाट का जो विस्तार है पूर्वी घाट जो है वो महानदी से नीलगिरी पर्वत तक फैला हुआ है। ये किस तरफ होगा? भारत के मानचित्र को आप लोग अगर देखिएगा पेज नंबर 4 के मानचित्र में, तो ये बंगाल की खाड़ी के साइड बता रहा है सबसे नीचे। और पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है। पश्चिमी घाट जब सतत है, लेकिन पूर्वी घाट सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। इसी के कारण पूर्वी घाट सतत नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, तो उधर से नदियां अरब सागर में अधिकतर नदियां नहीं प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, इसके कारण। तो इसलिए वो सतत है, लगातार है, और लेकिन पूर्वी घाट लगातार नहीं है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाईमुड़ी 2665 मीटर ऊंचा है तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जो 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। उटक मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों यहाँ स्थित है। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली जो मानसून है पवनें, वो अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और इस क्षेत्र में वर्षा कराती है। इसलिए ये क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, काफ़ी वर्षा होती है इधर। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। ये समुद्र तटीय क्षेत्र है, काफ़ी इसका विस्तार है। यहाँ नारियल की खेती की जाती है, धान की खेती भी अधिक मात्रा में होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। इस भाग में के शिखर जो हैं अन्नाईमुड़ी शिखर हैं किसके? पश्चिमी घाट के, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, तथा डोडा बेटा इसका दूसरा प्रमुख ऊंचा शिखर है, जिसकी हाइट 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण भाग में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ी है और कई सारे पहाड़ी नगर इधर स्थित हैं। किधर? पूर्वी घाट के तरफ। उसमें उटक मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर यहाँ स्थित हैं, जहाँ घूमने के लिए बहुत से पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता को हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है कि यहाँ काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, जिसे डक्कन ट्रैम्प के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ज्वालामुखी से हुई है। इसकी चट्टानें जो हैं आग्नेय चट्टान से के हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, टूटा फूटा, कटा छटा और दूसरी जगह जाके वो जमा हो गया उसके आसपास वाले क्षेत्र में, जिसके कारण यहाँ काली मृदा पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पे स्थित है। अरावली की पहाड़ी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी मानी जाती है, जो गुजरात से लेकर राजस्थान में है और इसका कुछ भाग दिल्ली तक फैला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर कहलाता है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कहलाती है। तो ये जो अरावली पर्वत है वो इस पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पश्चिम की तरफ अरब सागर यानी गुजरात की तरफ और उत्तर ऊपर पंजाब के तरफ, जिधर हिमालय पर्वत को दर्शाया गया यानी ऊपर के तरफ, उधर ही है राजस्थान। तो उसी तरफ ये अरावली की पर्वत श्रृंखला है। ये बहुत ही अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। अभी इसको हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद मानचित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। धन्यवाद।